नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सोनी मनोविज्ञान की लाइव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने अधिगम सिद्धांत में थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर को कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। दोस्तों, इसको अच्छे समझने का प्रयास करना आप। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग गेस्टाल्टवादी सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। दोस्तों, इस सिद्धांत को हम लोग किसका सिद्धांत कहते हैं? सूझबूझ का सिद्धांत। पेपर में कुछ भी आ सकता है। सूझबूझ का सिद्धांत, सोच करके, विचार करके, चिंतन करके जो सिद्धांत दिया था वो दिया था दोस्तों किसने? गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्टवादी में जो है दोस्तों कौन? कोहलर। कौन मुख्य व्यक्ति है दोस्तों? कौन? कोहलर। इसके बाद दोस्तों कौन? कोपका। और दोस्तों कौन? बर्दिमर। दोस्तों, ये तीनों आप लोगों ने पढ़ेंगे, पर लेकिन गेस्टाल्टवादी की श्रेणी में एक व्यक्ति और आता है, उसको कहते हैं लेविन। वैसे तो तीन मुख्य हैं, पर लेकिन आप इसको भी याद करके जा सकते हो। लेविन कौन था दोस्तों? समर्थक। कौन था दोस्तों इसका? समर्थक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताता हूं मैं आपको। जैसे थॉर्नडाइक व्यवहारिकवादी है, क्लार्कल व्यवहारिकवादी है। दोस्तों, यदि आपसे पूछते हैं कि जो कोहलर, कोपका, बर्दिमर हैं, ये कौन है? संज्ञानवादी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आप सोचोगे संज्ञानवादी में जीन पियाजे आता है। कौन आता है? जीन पियाजे आता है। अच्छी बात है, अपन जानते हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया, ब्रूनर ने दिया। दोस्तों है, संज्ञान का मतलब होता है कि ये नहीं कि संज्ञान का उसने ठेका ले लिया। संज्ञान का मतलब होता है जहां पर चिंतन का प्रश्न आए, तर्क का प्रश्न आए। क्योंकि दोस्तों इस जो सिद्धांत है पूरा चिंपैंजी पर जो उसने प्रयोग किया है, पूरा सूझबूझ का, चिंतन का, कल्पना शक्ति का प्रयोग किया है, उसका संज्ञान का जो मुख्य अर्थ होता है, संज्ञान का जो मुख्य अर्थ होता है दोस्तों, उसका अर्थ चिंतन या क्या होता है? तर्क होता है, जहां पर दिमाग लगाना पड़ता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, इसको अच्छे से सीखना। कोहलर, कोपका और कौन दोस्तों? बर्दिमर। इस सिद्धांत को दोस्तों 1917 में बना था। प्रश्न आ जाए कि सिद्धांत कब बना था? 1917 में। और दोस्तों इसने जो 1925 के अंतर्गत किसने? कोहलर ने। प्रश्न आ जाए आपसे कि 1925 में कोहलर ने एक जर्मनी का एक छोटा सा स्कूल था। जर्मनी का एक छोटा सा एक क्या था? स्कूल था। उस स्कूल में इस सिद्धांत को बनाया। वैसे तो ये सिद्धांत 1917 में बना था, पर लेकिन 1925 के अंतर्गत एक जर्मनी विद्यालय में एक छोटा सा जो एक द्वीप था, उस द्वीप का नाम यदि आप बता सकते हो दोस्तों वे कौन सा? कैनारी द्वीप। यदि प्रश्न आ जाए यह सिद्धांत बना था किस द्वीप के अंतर्गत? कैनारी द्वीप के अंतर्गत। पर लेकिन डेट तो 1917 ही रहेगी, याद रखना। जो सिद्धांत बना 1917 में, 1925 में क्या हुआ? इसने क्या है? एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, वो कौन सी है? मेंटालिटी। क्या यदि प्रश्न आ जाए कि 1925 के अंतर्गत कोहलर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? मेंटालिटी। याद रखना आप लोग, मेंटालिटी। ठीक है मित्रों, मेंटालिटी पुस्तक लिखी थी, जिसका अर्थ है उस पुस्तक में सूझबूझ के बारे में बताया है, सोचने पर विचार किया गया है। तो दोस्तों सूझबूझ, जो ये सूझबूझ है या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है, ये शब्द का प्रयोग दोस्तों जर्मनी भाषा के, किससे? जर्मनी भाषा के गेस्टाल्ट शब्द से हुआ है। किससे हुआ है? जर्मनी शब्द के गेस्टाल्ट भाषा से हुआ है, जिसका अर्थ है दोस्तों क्या? पूर्णाकार, समग्राकार। पेपर में कई बार आया हुआ है पूर्णाकार, समग्राकार का जो सिद्धांत है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। जो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ, आप लोगों ने बहुत से देखे होंगे कि इन जो भी हम पढ़ते हैं, इस गेस्टाल्ट शब्द को छोड़ दो। जैसे लर्निंग हुआ, इंटेलिजेंस हुआ, मोटिवेशन हुआ, पर्सनैलिटी हुआ, इंग्लिश भाषा में है ना दोस्तों? बिल्कुल। जैसे आप इसको यहाँ पर जो अपन, जैसे किसी को मैंने आपको बताया, जैसे साइको यूनानी भाषा का, पर्सनैलिटी लैटिन भाषा का, हैबिटस लैटिन भाषा का, ये गेस्टाल्ट शब्द से लिया गया एक अलग ही स्पेशल शब्द है ये जर्मनी भाषा का। और मुख्य चीज़ क्या है? मुख्य चीज़ क्या है कि इसका इंग्लिश भाषा में अर्थ क्यों नहीं मिला? गेस्टाल्ट कहने का मतलब ये कि जो समग्राकार है, गेस्टाल्टिस को इंग्लिश भाषा में क्यों नहीं अपनाया गया? प्रश्न आ जाए कि गेस्टाल्ट शब्द को आंग्ल भाषा में क्यों नहीं अपनाया गया? क्योंकि दोस्तों आंग्ल भाषा में अभी तक ऐसा कोई शब्द नहीं हुआ है जिसको गेस्टाल्ट शब्द को प्रेरित करता है, अर्थात कोई भी पर्यायवाची शब्द नहीं है गेस्टाल्ट का। इसलिए दोस्तों इसको हुबहू जर्मनी भाषा से लिया गया है, अर्थात इसको आंग्ल भाषा में मान्यता नहीं मिली है। हाँ, अंतर्दृष्टि को यदि आपसे प्रश्न पूछे कि अंतर्दृष्टि को अपन इंग्लिश में इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? इनसाइट थ्योरी। ये अपने से आता है, प्रश्न ऐसे आ सकता है कि इनसाइट थ्योरी का जो सिद्धांत है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो दोस्तों याद रखना क्या आंसर आएगा उसका? कोहलर आएगा। यदि कोहलर नहीं मिलता है, कोपका और बर्दिमर। और दोस्तों इसका जो समर्थन किया था वो किसने किया था? लेविन ने। हम जो बात करने जा रहे हैं सूझबूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, आहा का सिद्धांत, आहा अचानक,
ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा आहा क्या चीज़ होती है, अभी समझना आप। आहा का सिद्धांत, आहा का सिद्धांत मतलब किसको कहते हैं? दिमाग में विचार आना। जब आप लोग दोस्तों प्रश्न पेपर में कर रहे होते हो, कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, आपने उसको छोड़ दिया, अगला प्रश्न पर आप करने लगे, फिर आपने 10-5 मिनट प्रश्न किया, पूरा पेपर हल कर दिया, सोचने विचारने पर आपने समय व्यतीत किया, अच्छा हुआ, और फिर अचानक ही आपके दिमाग में उसका उपाय सूझ जाता है, उसको कहते हैं आहा, अचानक की उत्पत्ति। इसलिए दोस्तों सूझबूझ का सिद्धांत, अपना चिंतन का प्रयोग करना, माइंड का प्रयोग करना। दोस्तों अब इस सिद्धांत के बारे में अपन मुख्य रूप से पढ़ेंगे कि इस सिद्धांत में कोयलर ने किन किन चीज़ों के बारे में बताया है या किस पर प्रयोग किया है। तो दोस्तों अभी आपके समझ में आ गया हो, कोयलर, कोपका, वर्दीमर, समर्थन, लेविन 1917 में सिद्धांत बना था। 1925 में कोयलर ने एक पुस्तक लिखी थी मेंटालिटी, और इस सिद्धांत का जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था? कैनारी द्वीप में किया था। ये दोस्तों जर्मनी भाषा के गेस्टाल्ट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या है? पूर्णाकार या क्या? समग्राकार। पूर्णाकार का भी अर्थ दोस्तों आप लोग सीख सकते हो, समग्राकार का अर्थ पेपर में कई बार आ गया है। पूर्णाकार का होता है पूर्ण से अंश की ओर। क्या दोस्तों? पूर्ण से अंश की ओर। जैसे थॉर्नडाइक का खंडन करता है ये, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर अभ्यास करवाया, रटाया है, अर्थात थॉर्नडाइक ने बताया अंश से पूर्ण की ओर। ये खंडन करता है कि बच्चे को टुकड़ों में मत सिखाओ, विषय वस्तु पूर्ण रूप से एकत्रित कर दो। एक विषय वस्तु को इकाई के रूप में बनाना। प्रश्न आ जाए, किस मनोवैज्ञानिक ने एक विषय वस्तु को इकाई के रूप में माना है? संपूर्ण विषय वस्तु है, उसको एक इकाई के रूप में रख दो। जैसे दोस्तों आप लोग यदि पढ़ने जा रहे हो साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी में बहुत सारे चैप्टर है, अधिगम है, अभिप्रेरणा है, व्यक्तित्व है, बुद्धि है, समायोजन है, बाल विकास है, रुचि है, अभिवृत्ति है, आदत है, थकान है, जो सब मेरे से भी आते हैं और आप भी सीख जाओगे। पर लेकिन दोस्तों उनको एक क्या शब्द कह दिया? साइकोलॉजी। एक पूरा सिलेबस बना दिया। जैसे आप लोग किताब उठाते हो तो पूरी एक विषय सूची होती है कि शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय, पेज नंबर 1 से लेकर 25 तक, बाल विकास 25 से 50 तक, अधिगम 50 से 75, आपकी किताबों में विषय सूची होती है। तो उसको कहते हैं एक इकाई के रूप में बनाना, संपूर्ण विषय वस्तु को एक रूप धारण कर देना, वो कहलाता है दोस्तों इकाई के रूप में। इसको मैं आपको क्लियर करूंगा। अभी हम जो सिद्धांत पर चर्चा करने जा रहे हैं कि इस सिद्धांत ने चिंपैंजी पर, अर्थात दोस्तों चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान। यदि आपसे प्रश्न आ जाए कि कोयलर ने जो चिंपैंजी बताया किस पर प्रयोग किया था? चिंपैंजी पर। किस पर प्रयोग किया था? चिंपैंजी पर। अच्छे से सीखेंगे हम लोग। देखो सूझबूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इसने जो प्रयोग किया वो किया था किस पर? चिंपैंजी पर। किस पर प्रयोग किया मित्रों? चिंपैंजी पर। चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान। क्या नाम था? सुल्तान। पर लेकिन अच्छा जो प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ, याद रखना, वन मानुषों पर प्रयोग करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक, वन मानुषों पर प्रथम बार प्रयोग करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन? प्रथम प्रयोग करने वाला मनोवैज्ञानिक, तो राइट आंसर जाएगा दोस्तों उसका क्या? कोयलर। कोयलर कौन था? संज्ञानवादी। व्यवहारवादी मत करना। हाँ, यदि गेस्टाल्टवादी आ रहा है तो गेस्टाल्टवादी करो, पर लेकिन संज्ञानवादी आ रहा है तो पहले क्या करना है अपने को? संज्ञानवादी। गेस्टाल्ट तो शब्द निकला हुआ है। अब अपन चर्चा करते हैं इसमें कि कोयलर ने क्या विषय वस्तु बताई थी। सबसे अच्छा जो मुख्य प्रश्न है आप लोग याद रखना इसमें, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोयलर ने अपने सिद्धांत में कुल कितने प्रयोग किए। कोयलर ने अपने सिद्धांत में कुल कितने प्रयोग किए? तो राइट आंसर जाएगा दोस्तों उसको कितना? 4। कोयलर ने अपने सिद्धांत में कुल कितने प्रयोग किए? 4। स्किनर ने कितने किए? 2। स्किनर ने कितने किए? 2। और कोयलर ने कितने किए? 4। देखो दोस्तों, एक पिंजरे में, ये पिंजरा है, एक पिंजरे में किसको बंद किया दोस्तों? इसने चिंपैंजी को। किसको बंद किया दोस्तों? चिंपैंजी को। ये दोस्तों चिंपैंजी, गेस्टाल्टवादी, जर्मनी के चिंपैंजी ऐसे होते हैं, आप लोगों के इंडिया के पता नहीं। देखो दोस्तों, चिंपैंजी को इसने किस में बंद कर दिया? पिंजरे में बंद कर दिया। किस में बंद कर दिया? पिंजरे में बंद कर दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पर इसने क्या किया दोस्तों? केले पड़े हुए, उद्दीपक, क्या यहाँ फल, जो केले को इसने पास रख दिया दोस्तों। इसने अच्छा, जब यहाँ पर ये पास आया, ये चिंपैंजी पास आ गया। चिंपैंजी क्या दोस्तों क्या आ गया? पास आ गया। अब ये अपने हाथ यहाँ तक, इसके हाथ नहीं पहुँच रहे, पर इसने दिमाग लगाया, सोचा, खूब उछल कूद की। पास में दोस्तों एक छड़ी पड़ी थी। क्या पड़ी थी? एक छड़ी पड़ी थी, स्टिक पड़ी थी। उस स्टिक को दोस्तों इसने क्या लिया? हाथ में लिया। दिमाग लगाया दोस्तों, अंतर्दृष्टि, छड़ी को हाथ में लिया
और दोस्तों इसने छड़ी से केले को अपनी ओर सटाया। तो दोस्तों केले को इसने क्या किया, प्राप्त किया। तो एक प्रयोग दोस्तों ये हो गया। अब की बार क्या हो गया दोस्तों, जो कोलर था केलों को इसने अब की बार यहाँ रख दिया, दूरी पर रख दिया। क्या कर दिया, केलों को क्या थोड़ी दूरी पर रख दिया, और दूरी पर रखते हुए इसने क्या किया दोस्तों, अब की बार जो छड़ी थी एक नहीं थी, छड़ी कितनी थी दोस्तों, दो थी। क्या थी, छड़ी दो थी। अब समझना जो आपको सिखाने जा रहा हूँ इस प्रयोग में क्या क्या चीज़ है। अब इसने छड़ी को उठाया, छड़ी से क्या इसने कोशिश की, केले प्राप्त नहीं हुए। फिर दोबारा दिमाग लगाया, सूझबूझ, पहले तो सूझ किया सोचना, फिर बूझ, फिर दोबारा दिमाग लगाया। एक छड़ी को, दोनों छड़ियों को आपस में दोस्तों इसने जोड़ा, ऐसे इस तरीक़ा से छड़ियों को आपस में जोड़ा और किसको प्राप्त किया दोस्तों, केले को प्राप्त किया। सिद्धांत नंबर कितने हो गए दोस्तों, 2। अब बातचीत करने जा रहे हैं सिद्धांत किसकी, 3 की। सिद्धांत अब की बार क्या हुआ दोस्तों, पिंजरे में बंद नहीं किया, कमरे में बंद कर दिया। अब क्या हुआ दोस्तों, केले यहाँ नीचे लटका दिए, जैसे पंखा लटकता है ऐसे इसने कोलर ने क्या किया, किसको लटा दी दोस्तों, केलों को। और जो केले इसने बताए थे, अब की बार क्या हुआ, इसने केले खूब उछल कूद की पर केले हाथ नहीं आए। पर लेकिन दोस्तों उस पास में एक क्या पड़ा था, यहाँ पर बॉक्स पड़ा था। क्या पड़ा था, बॉक्स पड़ा था। तो इसने दिमाग लगाया, बॉक्स को लेके आया और इसने अपने इस केले के जो नीचे किसको रखा, बॉक्स को या पेटी को रखा, और बॉक्स को रखकर उस पर चढ़कर किसको प्राप्त किया दोस्तों, केले को प्राप्त किया। प्रयोग नंबर कितने हो गए, 3। अब चौथे प्रयोग के अपन जो बातचीत करने जा रहे हैं, अब की बार क्या हुआ, जो केले नीचे लटक रहे थे, अब की बार इसने बिल्कुल दीवार से केले बिल्कुल सटा दिए, जिससे चिंपैंजी के बॉक्स पर भी चढ़ जाए तो उसके हाथ नहीं आए। अब क्या हुआ कि अब की बार जो कमरा था उस कमरे में बॉक्स एक नहीं था दोस्तों, बॉक्स कितने थे, 2 थे। क्या थे, बॉक्स 2 थे। अब पहले वो पेटी लेके आया, केले हाथ नहीं आए, दीवार से बिल्कुल सट रहे थे। अब क्या किया, इसने दिमाग लगाया, छड़ी जोड़ने वाला दोस्तों, जो अब इस चीज़ को सीखना, जो मैं चीज़ सिखा रहा हूँ आपको, छड़ी जोड़ने वाला दिमाग लगाया। क्या इसका पूर्व ज्ञान काम आया, नहीं आया, बिल्कुल आया दोस्तों। अब इसने क्या किया, बॉक्स को रखा, फिर दूसरे बॉक्स को रखा, दोनों बॉक्स को बिल्कुल आपस में जोड़ा, और बॉक्स को जोड़ करके दोस्तों इसके क्या केले प्राप्त किए, किसने। यदि आपसे प्रश्न आ जाए कि इस सिद्धांत में कोलर ने चिंपैंजी पर कुल कितने प्रयोग करवाए, तो मित्रों आंसर जाएगा कितना, 4। पहले सिंगल केले का प्रयोग के साथ 1 छड़ी, दूसरा केले दूर थे तो 2 छड़ी, तीसरा क्या हुआ, 1 बॉक्स का प्रयोग, और चौथा कौन सा था दोस्तों, 2 बॉक्स का प्रयोग। अब जो मैं प्रश्न बनाने जा रहा हूँ उसमें से आप लोग प्रश्न सीखना और दोस्तों बताना कि बताओ क्या इस सिद्धांत में अधिगम स्थानांतरण का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ है। अधिगम स्थानांतरण बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपर में आ चुका गया है कि अधिगम स्थानांतरण का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। अधिगम स्थानांतरण, क्या अधिगम स्थानांतरण किसको कहते हैं, एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में काम आए, तो दोस्तों कहलाता है क्या, अधिगम स्थानांतरण। बहुत से लोगों की शिकायत है, मेरे से कर रहे हैं कि सर हमसे अधिगम स्थानांतरण नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आप उसका भी वेट कीजिए। अधिगम स्थानांतरण मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, इसके बाद पूरा अधिगम कंप्लीट कराऊंगा, अधिगम का वक्र, अधिगम का पठार, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम से जो भी सब कुछ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग पेपर में जाओ तो एक परिपक्व होकर जाओ, पेपर में प्रश्न आए तो आप प्रश्न को राइट करके आओ। देखो अधिगम स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण कैसा होता है, इसने पहले छड़ी जोड़ी दोस्तों, जोड़ी छड़ी, उसके बाद इसने दिमाग लगाया कि यार मैंने छड़ी जोड़ी है, हो सकता है बॉक्स के ऊपर बॉक्स को रख दो। दोस्तों क्या अधिगम का स्थानांतरण किया, नहीं किया। एक सीखे हुए ज्ञान को दूसरे ज्ञान में काम लेना वो दोस्तों कहलाता है क्या, अधिगम स्थानांतरण। तो दोस्तों प्रश्न आ जाए आपसे कि इस सिद्धांत में कुल चिंपैंजी पर कितने प्रयोग किए गए हैं, 4। अधिगम स्थानांतरण का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत किसका दोस्तों, कोयलर का या चिंपैंजी वाला। वन मानुसोर प्रयोग करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन, कोयलर। अब जो चीज़ मैं सिखाने जा रहा हूँ, देखो ये चीज़ हमने सीखी, क्या इसमें विषय वस्तु पहले से थी या नहीं थी, पूर्ण रूप से थी या नहीं थी, ये बताओ आप। तो क्या केले उसके सामने पहले से पड़े थे या नहीं थे, बिल्कुल पड़े थे। छड़ी पड़ी थी या नहीं पड़ी थी, बिल्कुल पड़ी थी। बॉक्स पड़े थे या नहीं पड़े थे, बिल्कुल पड़े थे। तो दोस्तों इस सिद्धांत में पेपर में प्रश्न आया है कि किस मनोवैज्ञानिक ने ये बताया कि बालक को विषय वस्तु को पहले से ही पूर्ण रूप में प्रस्तुत करना, पूर्ण रूप में प्रस्तुत करना, बच्चे को
धोखे में नहीं रखना, टुकड़ों के माध्यम से नहीं बताना कि जोड़ते जाओ, अब ये आएगा, इसके बाद ये रास्ता आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। जैसे आप प्राचीन काल का तो मतलब नहीं कह सकते, पर लेकिन हमारे समय में 15 साल पहले एक टीवी पर सीरियल आता था, वो अलिफ लैला नाम से। आज एक रास्ते को आप प्रयोग करोगे तो दूसरे रास्ते को आप जाओगे, तीसरे रास्ते को भी आपको पार करना है, चौथे रास्ते को भी पार करना है, तब आपको वो चीज़ मिलेगी। आप लोगों ने भी देखा होगा दोस्तों, अलिफ लैला नाम से एक सीरियल आता था, बहुत अच्छा आता था, उसमें सीखने को भी मिलता था। तो ये था वो जो अलिफ लैला जो सीरियल था, वो थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित था, अंत से पूर्ण की ओर, कि एक रास्ते को पार करने पर, दूसरा रास्ता पार करने पर, तीसरा रास्ता पार करने पर, इस तरीक़ा से दोस्तों, तो अंत से पूर्ण की ओर। यहाँ पर दोस्तों इसने इसको धोखे में नहीं रखा, समझती विषय वस्तु पहले से पूर्ण रूप से प्रस्तुत कर दी। रीट वाले ने, माध्यमिक शिक्षा विभाग बोर्ड आपकी पेपर ले रहा है, उसने उन्हें आपके सामने विषय वस्तु पहले से क्लियर कर दिया है। साइको आएगा 30 नंबर का, संस्कृत आएगा 30 नंबर का, हिंदी आएगा 30 नंबर का, जिसमें 15-15 क्वेश्चन शिक्षण विधि के आएंगे। एसएस आएगा 60 नंबर का, जिसके पर्यावरण लेवल 1 का, मैथ, सब विषय वस्तु पहले से पूर्ण कर दी, धोखे में नहीं रखा है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब यह कि विषय वस्तु को पूर्ण रूप से ही बालक के सामने प्रस्तुत करना। प्रश्न आ जाए किस सिद्धांत को लक्ष्य का सिद्धांत कहते हैं, लक्ष्य दिखा दिया पहले ही, शिक्षक बनना है, लक्ष्य सूझ का सिद्धांत, लक्ष्य सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों उसको, सूझबूझ का, क्योंकि लक्ष्य है। जैसे अब आप लोग प्रश्न आ जाए आपसे कि किस सिद्धांत में पाठ्य वस्तु या पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक है, कौन सा सिद्धांत पाठ्य वस्तु बनाने में या पाठ्य निर्माण में सहायक है। सिलेबस बनाने में दोस्तों यही है, जो आप पढ़ते हो सिलेबस में विषय वस्तु पहले से कंप्लीट होती है। अब आपके सामने चाहे आप पढ़ो या मत पढ़ो, पहले से क्लियर कर रखा है कि अधिगम पढ़ना है, बुद्धि पढ़ना है, समायोजन पढ़ना है, पर्सनैलिटी पढ़ना है, बाल विकास पढ़ना है, आरटी पढ़ना है, एनसीएफ पढ़ना है, क्रियात्मक अनुसंधान, मापक मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, विषय वस्तु पहले से कंप्लीट है। अब आप उसको पूर्ण से अंश टुकड़ों में पढ़ते जाओ, ये नहीं कि टुकड़ों के माध्यम से उसको बनाते जाओ, टुकड़ों के माध्यम से बनाना किसने कहा दोस्तों, थॉर्नडाइक ने। और विषय वस्तु को पूर्ण से अंश की ओर करना दोस्तों किसने कहा था, कोहलर ने। ध्यान रखना प्रश्न आ जाए, जो इस मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत बनाया सूझबूझ सिद्धांत, कोहलर ने किस सिद्धांत को आधार मानकर बनाया, प्रयास एवं भूल के सिद्धांत को। उसने खंडन किया है कि बच्चे को रटना नहीं है, बच्चे को अभ्यास नहीं कराना है इतना कि अभ्यास का फल कब मिलेगा, बच्चों को पहले विषय वस्तु पूर्ण रूप से प्रस्तुत करनी है। तो दोस्तों आंसर आएगा इसका क्या, कोहलर। और प्रश्न आ जाए दोस्तों, गणित विज्ञान एवं व्याकरण जैसी समस्याओं को, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेरे को याद है 2011 के बैच में मैंने लोगों को पढ़ाया ये प्रश्न कि गणित विज्ञान भौतिक शास्त्र, गणित विज्ञान भौतिक शास्त्र एवं व्याकरण शायद हिंदी का हो सकता है, इंग्लिश का हो सकता है, संस्कृत का हो सकता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना आप। गणित विज्ञान भौतिक शास्त्र और व्याकरण जैसी समस्याओं को समाधान में सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत काम आने वाला है, वो कौन सा दोस्तों, कोहलर का। क्योंकि दोस्तों इसमें गणित में भी क्या है, समस्याएं आती हैं, विज्ञान में भी समस्याएं आएंगी, भौतिक शास्त्र और व्याकरण में भी समस्याएं आएंगी, दिमाग लगाना पड़ता है, सवालों को सॉल्व करने में दिमाग लगाना पड़ता है। दोस्तों राइट आंसर जाएगा उसका क्या, कोहलर का। ये मैंने पढ़ाया। अब दोस्तों पेपर में प्रश्न किस तरीका से बन के नहीं आ गया, दोस्तों याद रखना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पेपर में प्रश्न कैसे भी आ सकता है, अपने को सिर्फ सीखना है गणित। तो दोस्तों देखो पेपर में प्रश्न की लैंग्वेज थी ये 4, 9, 16, 25, 49, 64, 81, ये क्वेश्चंस की लैंग्वेज थी। प्रमुख रेखीय समीकरण अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों क्या गणित का प्रश्न है या नहीं है, ऐसे भी कर सकते थे आप कि गणित बताया सर ने। और दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ बताई थी क्या, देखो दोस्तों ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का है, 4 का है, 5 का है, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, जो भी है। क्या दोस्तों कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ रही है, 2, 3, 4, 5, 6 छड़ी नहीं जुड़ रही क्या आपस में, जैसे एक छड़ी को दूसरी छड़ी को जोड़ना, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। क्या दोस्तों अंतर्दृष्टि सिद्धांत काम आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल काम आ रहा है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गणित विज्ञान व्याकरण जैसी समस्याओं को समाधान के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कौन सा काम आएगा, कोहलर का सिद्धांत आएगा। दोस्तों सबसे पहले याद रखना आप, यदि बाय द वे ऑप्शन में कोहलर नहीं आता है, यदि बाय द वे ऑप्शन में कोहलर नहीं आता है, तो फिर दोस्तों अपने को करना कौन सा, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। फिर तो अभ्यास वाला सिद्धांत लगाना है, क्या लगाना है दोस्तों, अभ्यास वाला सिद्धांत लगाना है। और दोस्तों पेपर में यदि प्रश्न आ जाए रचनात्मक कार्यों में, किसमें, रचनात्मक कार्यों में सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत, रचनात्मक कार्य में सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कौन सा लगेगा, तो दोस्तों आंसर जाएगा किसका, सूझबूझ का, क्योंकि रचनात्मक थी, छड़ी को जोड़ना, बॉक्स के ऊपर बॉक्स को रखना,
रचनात्मक कार्यों में जो सह होगा दोस्तों वो सिद्धांत लगेगा कौन सा, कोहलर का। अब जो मैं आपको सिखाना जा रहा हूँ उस चीज़ को भी आप अच्छे सीखना। जो दोस्तों चिंपैंजी था, कौन था दोस्तों, चिंपैंजी था। चिंपैंजी पर कितने प्रयोग किए गए, 4। पर लेकिन प्रश्न की लेंगे ऐसे आ जाए आपसे कि चिंपैंजी को कुल कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कोहलर के सिद्धांत में चिंपैंजी को कुल कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा इसका कितना, 2। कितना, 2। एक तो दोस्तों क्या, छड़ी को जोड़ना, एक दोस्तों क्या, छड़ी को जोड़ना, एक तो ये समस्या थी। और दूसरी दोस्तों दूसरी समस्या थी वो क्या थी, बॉक्स के ऊपर बॉक्स को रखना, बॉक्स के ऊपर बॉक्स को रखना। तो दोस्तों प्रश्न आ जाए कि कोहलर ने चिंपैंजी पर कुल कितने प्रयोग किए, 4। और दोस्तों कुल कितनी समस्याओं को सामना करना पड़ा, 2। अब जो इसमें अपन बात करना जा रहे हैं कि कोहलर ने अपने सिद्धांत में कुल कितने तत्वों की चर्चा की है, कुल कितने तत्वों की चर्चा की है, या कुल कितने सोपान बताएं, या निम्न में से कौन सा नहीं बताया है। तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा कितना, 5। याद रखना क्या, 5। क्या चिंपैंजी के सामने पहले से लक्ष्य था या नहीं था, लक्ष्य था दोस्तों। लक्ष्य को देखकर अकेले हाथ नहीं आए तो क्या दोस्तों, क्या उत्पन्न हुई, बाधा उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई, बाधा। हाथ अकेले हाथ नहीं आ रहे दोस्तों, फिर बाधा उत्पन्न हुई तो क्या उत्पन्न हुआ, तनाव। क्या उत्पन्न हुआ, तनाव। और जब तनाव उत्पन्न हुआ तो उसको क्या मिल गई, छड़ी मिल गई, संगठन कर लिया उसने, फिर केले प्राप्त कर लिए। फिर दूसरे प्रयोग में क्या हुआ दोस्तों, स्थिति तो वही थी पर लेकिन अब की बार छड़ी कितनी थी, 2, या बॉक्स कितने थे, 2। तो दोस्तों क्या शब्द बनेगा, वो पुनः संगठन। प्रश्न आ जाए आपसे कि कोहलर ने अपने सिद्धांत में कुल कितने तत्वों की या कुल कितने सोपानों की, चरणों की चर्चा की है, 5। पहला क्या था, लक्ष्य। दूसरा क्या था, बाधा। तीसरा क्या था, तनाव। चौथा क्या था, संगठन। 5 कौन था, लक्ष्य में दोस्तों क्या थे, केले। लक्ष्य में क्या थे, केले। बाधा क्या थी, पिंजरा था, हाथ नहीं आ रहे थे दोस्तों। माइंड में क्या उत्पन्न हुआ, तनाव। संगठन दोस्तों क्या थी, छड़ी। फिर दोस्तों 2 छड़ी आपस में, छड़ी प्लस छड़ी या बॉक्स प्लस बॉक्स। तो कहने का मतलब ये कि कोहलर ने अपने सिद्धांत में कुल कितने तत्व बताए हैं, 5। तो अपना प्रश्न पेपर में गलत नहीं होना चाहिए, अपने को अच्छे से सीख के जाना है। अब जो मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको उस चीज़ को आप अच्छे से समझना। मैं आपसे क्लियर कह रहा हूँ कि इस सिद्धांत को मैंने आपको कह दिया, सूझबूझ का सिद्धांत कहते हैं, अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहते हैं, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहते हैं, इनसाइट थ्योरी सिद्धांत कहते हैं, समग्राकार कहते हैं, पूर्णाकार कहते हैं। ये चीज़ मैंने आपको अभी क्लियर कर दी दोस्तों। जो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ वो है कि सूझबूझ किसको कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न, सूझबूझ किसको कहते हैं। यदि आपसे प्रश्न आए दोस्तों, आप भी दिमाग लगाओ, कुछ नहीं, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, 30 या 35 सेकंड का आपको समय दे रहा हूं कि सूझबूझ किसको कहते हैं। सूझबूझ किसको कहते हैं, तो दोस्तों आंसर जाएगा किसी समस्या के, याद रखना जो मैं समझा रहा हूं आपको, मुख्य चीज़ ये जो कोहलर ने बताया है, किसी समस्या के केंद्रीय भाव को देखने, किसी समस्या के केंद्रीय भाव को देखने। एक तो आपने समस्या को देख लिया कि समस्या है, किसी केंद्रीय भाव को देखने। अब देख लिया तो दोस्तों क्या करना है, समझने। देखने के बाद क्या करना है दोस्तों, उसको समझने की शक्ति सूझ कहलाती है। इंपॉर्टेंट है देखना व समझना। किसी समस्या के केंद्रीय भाव को देखना, चिंपैंजी ने देखा फिर समझा, और जो शक्ति थी दोस्तों वो कहलाती है क्या, सूझबूझ। इंपॉर्टेंट प्रश्न आप यदि आपसे पूछे किसी समस्या के केंद्रीय भाव को देखने व समझने की शक्ति क्या कहलाएगी, सूझबूझ, तत्परता, सक्रियता, पुनर्बलन, अधिगम। तो राइट आंसर जाएगा दोस्तों क्या, सूझबूझ। अब दोस्तों जो कोहलर ने अपने सिद्धांत में जो कारक बताए हैं, इस सिद्धांत में अंतर्दृष्टि जो सिद्धांत में जो कारक बताएं उन दोस्तों में चर्चा करने जा रहा हूं। पेपर में प्रश्न आ भी सकता है कि कोहलर ने अपने सिद्धांत में निम्न में से कौन सा कारक नहीं बताया है। दोस्तों सबसे पहले जो मुख्य कारक बताया, प्रश्न आ जाए कि मुख्य कारक कौन सा है, बुद्धि। क्या दोस्तों बुद्धि होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। जो बुद्धि, जितने बच्चे में ज़्यादा बुद्धि किस बालक की सर्वश्रेष्ठ होती है, जो व्यक्ति प्रभावशाली होता है। जितना बालक प्रभावशाली होगा उसकी बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज होगी। प्रश्न आ जाए कौन से बालक की बुद्धि तेज होगी, जो बालक क्या होगा, प्रभावशाली। प्रश्न ऐसे ही हो सकता है कि निम्न में से किस बालक की बुद्धि तेज होती है। ऑप्शन आएगा प्रतिभाशाली, सृजनशील, प्रभावशाली। आप लोग दोस्तों जबरदस्ती क्या कर दोगे, प्रतिभाशाली। अरे दोस्तों प्रतिभाशाली बालक कब होगा, जब वो क्या होगा, प्रभावशाली। सृजनशील बालक कौन होगा,
प्रभावशाली, जो व्यक्ति काम कर सकता है। याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रतिभाशाली से भी इंपॉर्टेंट, कि जो बच्चा प्रभावशाली होगा उसकी बुद्धि क्या होगी दोस्तों, तेज होगी, वही सूझबूझ का प्रयोग कर सकता है। और दोस्तों दूसरा है कल्पना शक्ति। कल्पना करना भी जरूरी है कि यार छड़ी जुड़ भी सकती है, नहीं जुड़ सकती है। ये नहीं कि अपने मन से, कल्पना भी होना चाहिए कि बिल्कुल सही कल्पना। और दोस्तों कल्पना भी कौन कर सकता है, जो व्यक्ति क्या होगा, प्रभावशाली होगा, वही व्यक्ति क्या कर सकता है, कल्पना कर सकता है। और दोस्तों प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण देखना, रीड का सिलेबस देख लिया, चिंपैंजी ने केले देख लिए, वो होता है प्रत्यक्षीकरण, कि सामने विषय वस्तु पड़ी हुई है। बहुत से लोगों को विषय वस्तु पड़ी हुई पर दिखती नहीं है। रास्ते में आप जा रहे हो, कांटा पड़ा हुआ है, उसको हटाना ही तो है, नहीं दिखता है तो बस भुगतो। कहने का मतलब ही प्रत्यक्षीकरण। पेपर में प्रश्न आया हुआ है, 4 ऑप्शन है, करो आप लोग प्रत्यक्षीकरण, जबरदस्ती नहीं कि ये ऐसा ऐसा करना है। प्रत्यक्षीकरण कहते हैं पहले बच्चे के सामने लक्ष्य को प्रस्तुत करना। क्या कहलाएगा दोस्तों, सूझबूझ और विषय वस्तु को पूर्ण रूप से पहले से प्रस्तुत करना। प्रत्यक्षीकरण किस सिद्धांत के अंतर्गत, सूझबूझ किसने बताया था, कोहलर ने। और दोस्तों जो नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ कारक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी अनुभव का प्रभाव। अनुभव भी होना चाहिए दोस्तों, अनुभव का प्रभाव, पूर्व अनुभव। कैसे पूर्व अनुभव, कैसे दोस्तों, चिंपैंजी ने छड़ी जोड़ी, ठीक है दोस्तों, ये छड़ी जोड़ी है, को चिंपैंजी ने सीख लिया। दोबारा दोस्तों क्या हुआ, किसको जोड़ना पड़ा उसको, बॉक्स को। तो क्या अनुभव काम में आया, नहीं आया, बिल्कुल आया दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि बच्चे को उस कार्य करने का छोटा सा पहले से अनुभव होना चाहिए। कि आप डायरेक्ट रीड के पेपर में बैठने जा रहे हो क्या गोला भरना आपने पहली बार सीखा है क्या दोस्तों? इससे पहले आपने गोला भर लिया, क्या बोलते हैं, आपने पीटीटी बीएसटीसी का पेपर दिया होगा, उसके बाद 1-2 रीड का पेपर दे लिया होगा। तो पूर्व अनुभव का भी दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, किसमें, सूझबूझ में। और दोस्तों ध्यान रखना, प्रयास व त्रुटि का प्रभाव भी पड़ेगा इसमें। प्रयास भी करना पड़ेगा दोस्तों, त्रुटि भी हो सकती है। प्रयास व त्रुटि का प्रभाव पेपर में आ जाए, क्या कोहलर सिद्धांत में प्रयास व त्रुटि का प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि प्रयास करेगा और हो सकता है दोस्तों त्रुटि भी हो सकती है पर, लेकिन ध्यान रखना इसी सिद्धांत को आधार मानकर कोहलर ने अपना सिद्धांत दिया। कौन सा? गेस्टाल्ट वाला सिद्धांत दिया। दोस्तों जो नेक्स्ट चैप्टर की बात करने जा रहा हूँ मैं आपसे, संपूर्ण अनुभव। संपूर्ण अनुभव या दोस्तों क्षमता भी होनी चाहिए उस काम करने की। ये नहीं कि हर किसी से आप काम कर सकते हो। जैसे दोस्तों मेरे क्लास में मान लो 5th क्लास का बालक है, 5th क्लास का बालक है और एक 1st क्लास का बालक है, और दोस्तों मैं 1st क्लास के बालक से कहूँ कि 5th क्लास का बालक का कार्य करो, दोस्तों नहीं, इतना वजन नहीं उठा सकता है। बच्चे में वजन कुल 15 किलो और आप उससे 50 किलो का वजन उठवाओगे, नहीं, कार्य करने की क्षमता भी होनी चाहिए, तब जाके दोस्तों क्या, सूझबूझ का सिद्धांत। दोस्तों क्या 3rd क्लास वाले, 4th क्लास वाले 10th सीनियर क्लास के पेपर को हल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है कि उस कार्य करने की भी क्षमता होनी चाहिए दोस्तों। बुद्धि हो गई, कल्पना हो गई, प्रत्यक्षीकरण हो गया, क्षमता हो गया दोस्तों, प्रयास एवं त्रुटि हो गई। तो ये याद रखना कि निम्न में से कौन सा कारक नहीं है। और दोस्तों मैं अब जो आपको नेक्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ उस चीज़ को आप लोग याद रखना कि कोहलर ने अपने, जैसे दोस्तों थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताए थे, मुख्य नियम, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का, उसी प्रकार से दोस्तों कोहलर ने 3 नियम बताए थे। इस सिद्धांत में कुल कितने नियमों का प्रयोग हुआ है? 3 नियमों का प्रयोग हुआ है दोस्तों। पहला नियम है समता का नियम, समग्रता का नियम, समग्रता का नियम। याद आ जाए, प्रश्न याद आए कि समग्रता का नियम किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा उसका क्या, समग्रता या समता का नियम। समग्रता या क्या, समता का नियम। समता का मतलब होता है दोस्तों जिसमें रूप, आकार और रंग एक जैसे हो। रूप, आकार और दोस्तों क्या, रंग एक जैसे होने चाहिए। केले एक जैसे थे, बॉक्स छड़ी भी एक जैसे रंग की थी। कहने का मतलब रीड की तैयारी कर रहे हो, मनोविज्ञान की पुस्तक एक जैसी होनी चाहिए, उसको कहते हैं समता या समग्रता। जिस प्रश्न आ जाए कि कोहलर ने रंग, रूप, आकार को प्रभावित करने वाला जो नियम है वो है कौन सा? समग्रता का नियम। दोस्तों दूसरा है निकटता। बच्चे को सीखने के लिए क्या दोस्तों, निकटता। निकटता का मतलब दोस्तों केले इतने दूरी पे नहीं थे कि उसको 3-3 छड़ियों का प्रयोग करने पड़े। बच्चे के सामने लक्ष्य होना चाहिए, थोड़ा निकट भी होना चाहिए, इतना दूर भी नहीं होना चाहिए कि बच्चा बिल्कुल हताश हो जाए। तो कहने का मतलब ये कि बच्चे को सिखाने, सूझ कब उत्पन्न होता है? प्रश्न आ जाए जब लक्ष्य क्या होता है दोस्तों, निकट होता है। दोस्तों लक्ष्य क्या होता है? निकट होता है। और जो दोस्तों तीसरा बताया इसने, याद रखना आप लोग, निरंतरता।
निरंतरता। प्रश्न आ जाए इन तीनों में से सबसे ज़्यादा सूझ का विकास किस नियम से होगा? सूझ का विकास होगा दोस्तों किससे? निरंतरता। जब बालक निरंतर लगेगा, किसी कार्य को निरंतर करोगे, जैसे दोस्तों मैं बिल्कुल नियमित आपको 3:30 बजे क्लास ले रहा हूँ, ये कोई पान की दुकान नहीं है जो आपको 3:30 बजे बुला रहा हूँ। वो अभी तो अच्छन बुलाता था, मैं तो सिर्फ आपको साइकोलॉजी सिखाने बुला रहा हूँ कि आपको साइकोलॉजी सीखनी है और मेरे को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। दोस्तों आप लोग सीखो ये निरंतरता। 3:30 बजे यदि आपको आधे घंटा यदि आपको निकालना है तो क्या समस्या आ रही है? समस्या आ रही है, बिल्कुल आप लोग मेरे से क्लियर करो, सिर्फ आपको सीखने के लिए। बाकी का समग्रता है, समता है, जिस व्यक्ति में रूप आकार रंग होगा। दोस्तों प्रश्न पेपर में आ जाए, बच्चे को एप्पल दिखाया गया, क्या दिखाया गया? एप्पल दिखाया गया। दोस्तों एप्पल तो देखा बच्चे ने, दोस्तों उसमें साथ में उसका रंग भी देखा, क्या लाल कलर का है, लाल कलर की बॉल दिखाई तो बच्चे के दिमाग में आएगा। तो रंग रूप आकार जहाँ पर समान हो वो कहता है कौन सा? समता का नियम। निकटता का मतलब होता है दोस्तों लक्ष्य क्या होना चाहिए? निकट होगा, तभी बच्चा कार्य करेगा। और दोस्तों क्या? निरंतरता। निरंतरता का मतलब सूझ का विकास होगा किस नियम के अंतर्गत? निरंतरता के नियम के अंतर्गत। किसने बताया दोस्तों? ये कोहलर ने। समग्रता, निकटता और क्या दोस्तों? निरंतरता। ये तीनों मैंने आपको कंप्लीट कर दिए। और इसके बाद जो दोस्तों मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो याद रखना आप। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि अधिगम स्थानांतरण के लिए सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है, पाठ्यक्रम बनाने में भी सर्वश्रेष्ठ है। और दोस्तों ये छोटे बालकों के लिए नहीं है, छोटे बालकों के लिए जो सिद्धांत है वो दोस्तों कौन सा है? थॉर्नडाइक का। किसका दोस्तों? थॉर्नडाइक का। ये दोस्तों उच्च जो बालक हैं, जो बच्चे सोच सकते हैं, उच्च मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। प्रश्न रखना, जिस बच्चे में उच्च मानसिक योग्यताएं होती हैं, उच्च मानसिक योग्यताएं होती हैं, वही व्यक्ति ज़्यादा सोच सकता है। छोटे बालकों के लिए सिद्धांत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है। छोटे बालकों के लिए कौन सा सिद्धांत लगेगा? प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। जैसे क्लास में HW देना, CW देना, बच्चा करेगा, अभ्यास करेगा। दोस्तों पाठ्यक्रम बता दिया। वैज्ञानिक कार्यों पर, वैज्ञानिक कार्यों पर प्रश्न आ जाए आपसे, वैज्ञानिक कार्यों पर शोध करने के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कौन सा लगेगा? वैज्ञानिक कार्यों पर शोध करने के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कौन सा लगेगा? तो दोस्तों राइट आंसर आएगा कोहलर। और अवबोध, अवबोध का मतलब समझना, अवबोध का मतलब दोस्तों क्या? समझना। अवबोध के लिए भी सर्वश्रेष्ठ समझना, अवबोध, ज्ञान अवबोध आपने पढ़े होंगे। ये चीज़ भी अपन मैं आपको मूल्यांकन, मापा मूल्यांकन पढ़ाऊंगा। ज्ञान, ज्ञान उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण अच्छे से क्लियर कर दूंगा। दोस्तों अवबोध प्रश्न आ जाए, अवबोध पर बल, अवबोध पर बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? अवबोध पर बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो राइट आंसर जाएगा दोस्तों उसका क्या? कोहलर। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये अपना दोस्तों सिद्धांत तो पूर्ण रूप से हो गया कि बच्चे के सामने विषय वस्तु पहले से क्या करना? प्रस्तुत करना, गणित, विज्ञान, व्याकरण जैसी समस्याओं को हल करना, रचनात्मक कार्यों में रुचि रखना, पाठ्यक्रम बनाने में सहयोग करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। अब जो दोस्तों 5 मिनट का एक चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है इसी के अंतर्गत, क्योंकि इसने थॉर्नडाइक के सिद्धांत को अपनाकर के सिद्धांत बनाया है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को अपनाकर के सिद्धांत बनाया है। अब दोस्तों जो मैं आपसे क्लियर कहने जा रहा हूं तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत और दोस्तों कौन, जैसे हमने कल किया था पावलोव का और किसका? स्किनर का, क्योंकि उसने अनुक्रिया बताई थी स्किनर ने, उसने पहले उद्दीपक बताया था। तो दोस्तों अपन चर्चा कर लेते हैं कि थॉर्नडाइक, दोस्तों आ जाओ अपने पूर्व ज्ञान पर। थॉर्नडाइक पढ़ाया और दोस्तों ये क्या अपन बात करते हैं किसकी? कोहलर की, संज्ञानवादी की। थॉर्नडाइक कौन था? व्यवहारवादी, जो पिछली बार रीट भर्ती में प्रश्न आ चुका था और बता दिया मैंने आपको सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? थॉर्नडाइक ने। कोहलर कौन था दोस्तों? संज्ञानवादी। कौन था दोस्तों? संज्ञानवादी। सिद्धांत बना 1898, ध्यान रखना 1914 भी आप लोग करते हो, 1913-14 जो करते हो। यदि ऑप्शन में पहले 1898 में आए तो दोस्तों पहले से करना, क्योंकि इसने पुस्तक लगी थी कौन सी? एनिमल इंटेलिजेंस। क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है कि थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत बनाना प्रारंभ किया 1898 में उस पुस्तक में। ध्यान रखना थी 1914 ऑप्शन में नहीं आए तो 1898 करना है, दोनों ऑप्शन में आ जाए तो लेक्चरशिप की एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा है यार, राइट आंसर करना आपको 1898 में, क्योंकि 1914 में तो उसने नियम बताए थे, तत्परता, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। सिद्धांत जो बनाया था 1898 में बनाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। और दोस्तों संज्ञानवादी जो सिद्धांत बना था याद रखना कब? 1917 के अंतर्गत बना था। अब जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसने बताया कि सीखना प्रभाव पर निर्भर करता है। याद रखना आप जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, सीखना किस पर निर्भर करेगा? प्रभाव पर निर्भर करेगा। प्रभाव, परिणाम, संतोष, राइट या गलत? सीखना किस पर निर्भर करता है? प्रभाव पर निर्भर करता है। और यदि प्रश्न आ जाए कि कोहलर के सिद्धांत में जो सीखना निर्भर करेगा वो किस पर निर्भर करेगा दोस्तों? सूझबूझ पर, दिमाग पर निर्भर करेगा, सोचने पर। दोस्तों इसमें कौन कौन सी शक्ति लगी थी? शारीरिक शक्ति,
क्या बिल्ली ने अपने शरीर से काम किया नहीं किया? बिल्कुल लग गया। मैंने कहा पेशी अधिगम है, ये शारीरिक शक्ति लगी, शारीरिक क्षमता, गत्यात्मक शक्ति मतलब करके सीखना। गत्यात्मक शक्ति का विकास हुआ। संवेदना मतलब गत्यात्मक शक्ति या गत्यात्मक क्रियाएं, संवेदना। और दोस्तों यहाँ पर सिर्फ ओनली कौन सी शक्ति? मानसिक शक्ति का प्रयोग हुआ है। कौन शक्ति का प्रयोग हुआ है? मानसिक शक्ति या बौद्धिक शक्ति। मानसिक शक्ति या कौन सी दोस्तों? बौद्धिक शक्ति या बौद्धिक क्रियाओं से प्रत्यक्षीकरण हुआ है। सोचने समझने की शक्ति से प्रत्यक्षीकरण हुआ है। यहाँ पर प्रश्न आएगा शारीरिक या गत्यात्मक या कौन सा? संवेदना। यहाँ पर आएगा मानसिक या दोस्तों कौन सी? बौद्धिक शक्ति। दोस्तों ये जो सिद्धांत है कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। ये दोस्तों मंदबुद्धि बालकों के लिए, मंदबुद्धि बालकों के लिए व सभी बालकों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आ जाए कौन सा सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों के लिए और सभी बालकों के लिए श्रेष्ठ है? थॉर्नडाइक का। और दोस्तों ये जो सिद्धांत है, जिस बच्चे में उच्च बुद्धि होगी, उच्च क्या होगी दोस्तों? बुद्धि होगी, उन बालकों के लिए ही श्रेष्ठ सिद्धांत है दोस्तों कौन सा? गेस्टाल्टवादी का सिद्धांत। याद रखना दोस्तों, जो इसमें बच्चा चेतन मन में रहना चाहिए। यदि व्यक्ति काम कर रहा है, अभ्यास कर रहा है चेतन मन में दोस्तों, और बच्चा यदि सोचेगा तो अचेतन मन में भी सोच सकता है। यहाँ पर जो सीधा संबंध पड़ेगा दोस्तों किसका? चेतन मन का। और यहाँ जो संबंध पड़ेगा दोस्तों किसका? अचेतन मन का। दोस्तों जो सिद्धांत है यांत्रिकता पर आधारित है, यांत्रिकता पर। पिंजरा, बॉक्स, बहुप्रतिक्रिया यांत्रिकता पर आधारित है, लीवर पर। यहाँ कोई लीवर नहीं है। ये दोस्तों जो है ये अवबोध पर आधारित है, समझने पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। किस पर है? अवबोध पर आधारित। तो दोस्तों मैंने आपके सामने थॉर्नडाइक और कूलर को भी सेम टू सेम करके बता दिया है। व्यवहारवादी सिद्धांत था, ये संज्ञानवादी था। 1898 करना है पहले, 1917 करना है, ये नहीं आए तो 1914 में बनना है। दोस्तों यहाँ पर सीखना किस पर निर्भर करेगा? प्रभाव पर। यहाँ किस पर? सूझबूझ पर। इसमें शारीरिक शक्ति, गत्यात्मक शक्ति और संवेदना शक्ति लगेगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी? मानसिक या दोस्तों कौन सी? बौद्धिक शक्ति या तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति हो सकती है, तर्क चिंतन स्मरण शक्ति भी हो सकती है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो सिद्धांत है मंदबुद्धि बालकों के लिए, सभी के लिए। और दोस्तों यहाँ पर जो सिद्धांत है ये उच्च बुद्धि बालकों के लिए। और दोस्तों ये चेतन मन के लिए, और दोस्तों क्या ये? अचेतन मन के लिए। तो दोस्तों ये चिंपैंजी वाला सिद्धांत मैंने आपको आज अच्छे से पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया है। और प्रश्न आ जाए किस मनोवैज्ञानिक ने आंशिकता का खंडन किया है? आंशिकता का खंडन किया, इसके स्थान पर कौन सा शब्द दिया है? पूर्णता। कौन शब्द दिया दोस्तों? पूर्णता। तो दोस्तों ये आपका कूलर वाला सिद्धांत कंप्लीट हो गया। एक स्टूडेंट का मैसेज आया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों से भी प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं आपसे। एक ने प्रश्न SMS किया कि सर मेरे को मनोविज्ञान से कुछ समय पहले बहुत डर लगता था। मनोविज्ञान से पहले मेरे को क्या? बहुत डर लगने लगता था। आपसे पढ़ने के बाद मेरे को मनोविज्ञान से प्रेम हो गया, मतलब मनोविज्ञान उसको अच्छी लगने लग गई। तो दोस्तों सिद्धांत कौन सा काम पड़े? कौन सा सिद्धांत काम में आएगा? स्वाभाविक वाला मनोविज्ञान। पहले क्या था दोस्तों? पावलोव सिद्धांत। कुत्ता डरना घंटी को देख करके, और उसी घंटी से क्या होना दोस्तों? उसको प्रेम होना। तो कहने का मतलब ये कि मनोविज्ञान से भी आप लोग डर रहे थे, पर लेकिन डरने की बात नहीं है। मनोविज्ञान को भी आपको, मनोविज्ञान से ही आपको प्रेम करना है, क्योंकि यही विषय एक ऐसी है जो क्या बोलते हैं आपको पेपर तक पहुंचाएगी 30 क्वेश्चन से यहाँ से। और दोस्तों कोशिश करूँगा, मैं भी प्रयास करूँगा कि आपको बिल्कुल पेपर तक पहुँचाऊँ, शिक्षक भर्ती तक पहुँचाऊँ। दोस्तों क्लास अच्छी लगी है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।